हाय एवरीवन, वेलकम टू बायोस किंगडम। आज के लेक्चर में हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इसके पहले हमने दो लाइफ प्रोसेसेस कवर कर लिए हैं। पहला था आपका न्यूट्रिशन और उसके बाद हमने देखा था रेस्पिरेशन। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स दोनों टॉपिक कवर हो गया है, और फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग वो भी कवर हो गया है। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है या थर्ड लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, वो है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन हम सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स का कवर करेंगे, उसके बाद हम प्लांट्स में कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसी को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं, है ना। जो ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक है इसको ही हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी तो बोल सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें सब्सटेंसेस का सर्कुलेशन होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। और कहाँ पे होता है? बॉडी के अंदर। तो ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्टेशन बोलो या फिर सर्कुलेशन बोलो, बात सेम ही है। या फिर प्लांट्स में भी यही सेम है। प्लांट्स में भी जब ट्रांसपोर्ट कोई किसी चीज का कराओगे तो वहां भी सर्कुलेशन ही होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, दोनों बात सेम है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी नीड क्या है, हमको क्यों जरूरत है सर्कुलेटरी सिस्टम की, बिना उसके हमारी बॉडी नहीं चल सकती क्या? तो इसका आंसर है अ बिग नो। आपकी बॉडी बिना सर्कुलेटरी सिस्टम के बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती है। क्यों बेटा? क्योंकि जो सर्कुलेशन है या सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या कराता है आपकी बॉडी के अंदर? पहला जो काम है वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कराता है न्यूट्रिएंट्स का। तो जो भी न्यूट्रिएंट आप लेते हो वो ब्लड में जाके डिसॉल्व होता है, और ब्लड क्या करता है? उसको हर एक पार्ट तक पहुंचा देता है, क्योंकि ब्लड क्या कर रहा होता है? कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में मूवमेंट करके या सर्कुलेट करके हर एक पार्ट को वो क्या करता है? न्यूट्रिएंट पहुंचा देता है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट हुआ। ठीक है। दूसरा काम क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अभी इसके पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ के आ रहे हैं, वहां पे हमने देखा था जो गैसेस थे उसका ट्रांसपोर्ट, मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट था वो कौन करा रहा था? वो भी ब्लड करा रहा था। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम ये भी है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, इसीलिए आपका जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है वो भी किसका फंक्शन हुआ? अल्टीमेटली वो भी फंक्शन हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम का ही। देन आपकी बॉडी से रिमूवल ऑफ वेस्ट भी कराता है सर्कुलेटरी सिस्टम। या फिर आपके जो ब्लड होते हैं वो क्या करते हैं? वो उनके अंदर जो वेस्ट होता है उसको भी रिमूव कराने के लिए वो किडनी के पास लेके जाता है, और वहां से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको भी रिमूव कराने का काम करता है। और ब्लड आपका जो है नाइट्रोजनस वेस्ट ही नहीं, यहाँ पे गैसियस वेस्ट जो भी होता है वो भी क्या करता है? रिमूव कराने में हेल्प करता है। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट ये भी कराता है आपका। नेक्स्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। क्योंकि जो हार्मोन है आपको पता है, हार्मोन आपके ब्लड के अंदर जो है पोर किए जाते हैं, और वो हार्मोन क्या करता है? पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है ब्लड के ही मीडियम से, मतलब ब्लड के ही माध्यम से जो आपका हार्मोन है वो पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से वो हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट करा देता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। या फिर यहाँ पे ये सारे काम कौन कर रहा है? इन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर उसका एक कंपोनेंट है जिसको हम ब्लड बोलते हैं, ये सारे ये काम कराता है। तो हमारा जो नीड है सर्कुलेटरी सिस्टम का, पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तीसरा है रिमूवल ऑफ वेस्ट, एंड फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। तो इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उनके कंपोनेंट्स जो है वो 3 है। कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनके 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहले ब्लड है। ब्लड मैंने पहले बताया कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पाया जाता है। फिर ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए पतले पतले ऐसे ट्यूब्स लगाए गए हैं, पाइप्स लगाई गई हैं। उन पाइप्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? ब्लड को ट्रेवल कराते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। फिर लास्ट जो आपका कंपोनेंट है वो है हार्ट। हार्ट एक मशीन की तरीके से, पंपिंग मशीन की तरीके से काम करता है। वो पंप करता है आपके ब्लड को
इनसाइड द ब्लड वेसल और उसको ट्रांसपोर्ट कराने में बॉडी में हेल्प करता है। तो आप अगर इमेजिन करो अपने घर के अंदर, तो घर के अंदर क्या होता है, वाटर टैंक होता है, वाटर सप्लाई होती है ना सबके घर में। तो वो जो वाटर सप्लाई होती है वो कैसे होती है, उसके भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, वैसे ही जब आपका वाटर सप्लाई होता है घर में तो उसके भी कंपोनेंट्स होते हैं। आपका जो हार्ट काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, वो आपका जो पंप होता है, वाटर पंप होता है, वो क्या करता है, पानी को निकालता है, पानी को पुश कराता है और उसको पंप करके कहाँ पे पहुंचाता है, जो आपके ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं, जो आपने वॉल में फिट करके रखे हैं या पूरे आपने अपनी बिल्डिंग में, या फिर कह सकते हैं कि आपके घर में जो आपने पाइप्स लगा के रखे हैं, उस पाइप्स में पानी भेजने का काम कौन करता है, उसको पंप करने का काम कौन करता है, आपका मोटर करता है। तो वो मोटर क्या किया, आपका पानी वहां पे भेजा उस वेसल के अंदर, मतलब उस पाइप के अंदर। वो पाइप से पानी जो है कहाँ पे जाता है, पूरे आपके घर में जाता है, जहां जहां पे आपको नीड होती है। और जो पानी का काम है वो ब्लड करता है, मतलब पानी इज इक्विवेलेंट टू ब्लड। तो जो पानी का रोल है वो आपके, जो पानी का रोल है आपके घर के अंदर, वही आपके ब्लड का रोल है आपकी बॉडी के अंदर। और जो पाइप्स का रोल है आपके घर के अंदर, वो रोल कौन प्ले करता है, वो ब्लड वेसल्स प्ले करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। उसके बाद जो मोटर काम करता है आपके घर के अंदर पानी को पंप करने का, वो सेम काम करता है आपका हार्ट आपकी बॉडी के अंदर। तो कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, एक मिलेगा ब्लड, दूसरा मिलेगा ब्लड वेसल और तीसरा मिलेगा आपका हार्ट। अब एक एक करके हमको सबको देखना है, मतलब सबके बारे में एक एक करके हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो तरीका है, जो सीक्वेंस है, वो ये कहता है कि सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ लें, उसके बाद हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लें, उसके बाद हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पे आएंगे, हार्ट। उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, मेरे साथ पढ़ोगे तो बहुत ईजी आपको लगेगा हार्ट पढ़ना। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्लड देखते हैं। ब्लड क्या होता है बेटा, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज ब्लड, तो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन आवर बॉडी। जो ब्लड है बेटा, वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये है कि इसके पास जो मैट्रिक्स है वो प्लाज्मा है, और उस प्लाज्मा के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स यानी मतलब आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो डिसॉल्व होते हैं। और ये क्या करता है, ये ब्लड पूरे आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको लिंक करके रखता है, और वहां पे आपका जो फूड हुआ या फिर वाटर हुआ या फिर जो वेस्ट हुआ उसको ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। तो इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से हम इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हमेशा ही लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, कभी ये सॉलिड फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर नहीं पाया जाएगा। जब ये बाहर आता है, बॉडी के बाहर आता है ना, तब इसका कोआगुलेशन होता है, तब सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट होता है। वो सब बात की बातें हैं, बस अभी आपको ये जानना है कि ब्लड का डेफिनेशन क्या है। A fluid connective tissue that exists in the form of liquid in our body। एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लिक्विड की फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। लोकेशन कहाँ पे है इसकी, लोकेशन कहाँ पे पाया जा सकता है आपका ब्लड, तो ब्लड आपका हार्ट में पाया जाता है और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। क्या इसके अलावा और कहीं पाया जा सकता है ब्लड, तो इसका आंसर है नो। क्यों, क्योंकि हार्ट में ही आपका ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, उस ब्लड वेसल के अंदर ही आपका ब्लड पाया जाता है, और वो ब्लड हर एक बॉडी ऑर्गन के पास डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचता है। हर एक ऑर्गन या फिर सेल उसको, मतलब वो डायरेक्टली नहा नहीं रहे होते हैं सेल इसके ब्लड के अंदर, उनको ब्लड पहुंचाने का काम या फिर उनको न्यूट्रिएंट पहुंचाने का जो काम होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस का होता है। तो जो ब्लड है वो हार्ट में पाया जाएगा और ब्लड वेसल्स में पाया जाएगा। आई होप कि इतना क्लियर है। अब इसका वॉल्यूम कितना है आपकी बॉडी के अंदर, कितने अमाउंट में पाया जाता है, तो जो ब्लड आपकी बॉडी में पाया जाता है बेटा, वो 5 to 6 लीटर पाया जाता है एक अडल्ट की बॉडी में। मतलब अगर आपकी बॉडी से ब्लड निकालने जाओगे ना, तो 1-1 लीटर की बोतल आप 5 से 6 बोतल आप भर पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके ब्लड का वॉल्यूम है वो 5 to 6 लीटर है। उसके बाद आपके बॉडी का जो वेट है वो 7 to 8% का जो वेट है ना, वो सिर्फ किसका है बेटा, ब्लड का है। टोटल बॉडी वेट का 7 to 8% आपका ब्लड का वॉल्यूम होता, सॉरी ब्लड का वेट होता है। तो अगर आपकी बॉडी मान लो 50 kg है, तो 50 kg का 7 to 8% किसका वेट है, वो ब्लड का वेट है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। नेक्स्ट, पीएच कितना होता है ब्लड का, तो पीएच ऑफ ब्लड इज 7.3 to 7.45।
का पीएच होता है, इसका टेस्ट होता है सॉल्टी एंड एल्कलाइन इन नेचर। सॉल्टी क्यों होता है? इसके अंदर सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं, ब्लड के अंदर सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं, और इसका नेचर कैसा होता है? एल्कलाइन नेचर होता है। यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है, अगर 7 के ऊपर कोई भी पीएच स्केल पे जा रहा है तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि वो एल्कलाइन नेचर का होगा। तो ब्लड के बारे में इतनी जानकारी आपको अभी मिली है, आई होप कि आप इसको याद रखोगे। आगे चलते हैं, अब ब्लड का कॉम्पोजिशन देखते हैं। ब्लड बना किससे है? अगर हम ब्लड को देखने जाएंगे कि ब्लड बना किससे किससे है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड बना है बेटा 2 पार्ट से। एक ब्लड का पार्ट होता है लिक्विड और दूसरा पार्ट होता है सॉलिड। जो लिक्विड पार्ट है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, और जो सॉलिड पार्ट है उसको बोलते हैं ब्लड सेल या फिर ब्लड कार्पसेस। तो देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये प्लाज्मा है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम प्लाज्मा बोल रहे हैं, और इसके नीचे आपको जो रेड कलर का पार्ट दिख रहा है ये ब्लड सेल का पार्ट होता है। तो ब्लड सेल सॉलिड पार्ट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ब्लड सेल जो है वो सॉलिड पार्ट्स है और जो प्लाज्मा है वो लिक्विड पार्ट है। ठीक है, ये लिक्विड पार्ट है। अब ये जो ब्लड सेल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? जो ब्लड सेल होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। जो ब्लड सेल है बेटा वो 3 तरीके के होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। पहला आरबीसी, हालांकि आगे अभी पढ़ना है आपको बट फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये 3 तरीके के आपको ब्लड सेल्स पढ़ने हैं। इन ब्लड सेल्स का काम क्या है? इस प्लाज्मा, जैसे मान लो कि आपका जो ब्लड है एक रिवर है, एक नदी है, और उस नदी के अंदर कुछ स्टोन्स पाए जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्लास्टिक हो गया, स्टोन हो गया, जो भी स्टोन और प्लास्टिक है वो आपके ब्लड के अंदर ब्लड सेल का काम करते हैं, वो उनको हम ब्लड सेल कंसीडर कर सकते हैं। और जो लिक्विड पार्ट है ना बेटा, लिक्विड पार्ट को थोड़ा ब्लू कलर से बना देते हैं तो इजी रहेगा आपके लिए। ये जो लिक्विड पार्ट है ना, जो ब्लू कलर का पार्ट है, इसको हम प्लाज्मा बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। तो ये जो लिक्विड पार्ट है इसको प्लाज्मा बोलेंगे, और इस प्लाज्मा के अंदर डिफ्यूज होते हैं या फिर डिसॉल्व होते हैं आपके ब्लड सेल। तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड बना है प्लाज्मा से, लिक्विड पार्ट, और ब्लड सेल से, सॉलिड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब प्लाज्मा क्या, प्लाज्मा का जरा कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। प्लाज्मा किससे बना होता है? प्लाज्मा का अगर अपीयरेंस देखोगे तो वो पेल येलो कलर का होता है और लिक्विड कंसिस्टेंसी का होता है और एल्कलाइन नेचर का होता है। तो प्लाज्मा के अपीयरेंस के बारे में आपको स्लाइटली येलो कलर का दिखता है, वो जैसा स्ट्रॉ दिखता है ना वैसा स्लाइटली येलो कलर का दिखता है, और उसका जो नेचर है वो एल्कलाइन होता है और लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। वॉल्यूम अगर आप इसका देखोगे तो ये टोटल 55% टोटल ब्लड के वॉल्यूम का, जो ब्लड वॉल्यूम है आपकी बॉडी के अंदर 5 to 6 लीटर, उसका 55% प्लाज्मा होता है और रेस्ट जो 45% है वो ब्लड सेल होता है। तो जब आप कंपेयर करोगे प्लाज्मा को ब्लड सेल से तो ये ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, प्लाज्मा ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है 5%, और 45% आपका पाया जाता है ब्लड सेल। तो ऑक्यूपाइज 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। ये 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। और कॉम्पोजिशन देखोगे तो इसका जो मैक्सिमम पार्ट है ना बेटा वो वाटर से बना हुआ है, 90 to 92% जो है वो वाटर से बना हुआ है, और रेस्ट जो परसेंटेज है उसमें प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन, अ प्रोटीन कंटेन्ड इन प्लाज्मा रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। जो फाइब्रिनोजेन है वो एक प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। जब आपको चोट आती है, इंजरी होती है, उस टाइम पे जब आपका ब्लड क्लॉट होता है तो ये प्रोटीन क्या करता है, आता है ब्लड क्लॉटिंग कराने के लिए। और उसके बाद इसमें क्या पाया जाता है, इसमें सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं, इंक्लूड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इसके अंदर कुछ सॉलिड कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो आई होप कि आपको प्लाज्मा क्लियर है कि प्लाज्मा का अपीयरेंस क्या है, वॉल्यूम क्या है और कंपोजिशन क्या है। नेक्स्ट अब सेलुलर कंपोनेंट पे आते हैं। सेलुलर कंपोनेंट्स में आपके 45% जो है वॉल्यूम कवर करता है आपका सेलुलर कंपोनेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। और ये जो सेलुलर कंपोनेंट्स है बेटा वो 3 तरीके के हैं। जो ब्लड सेल्स हैं,
ब्लड सेल बोलो, ब्लड कार्पसेल्स बोलो, सेलुलर कंपोनेंट्स बोलो, बात सेम ही है। तो इन तीनों का जो टाइप है वो 3 तरीके का है। फिर से ये 3 नाम है और ये 3 तरीके के भी पाए जाते हैं। तो ये 3 तरीके के कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैंने बताया था आरबीसीज होते हैं, जिनको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं। आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लड एंड सी फॉर सेल। और इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट्स का मतलब होता है सेल। तो ये रेड ब्लड सेल्स है। फिर दूसरा जो है वो डब्ल्यूबीसीज है। डब्ल्यूबीसीज को हम व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। डब्ल्यू फॉर व्हाइट, बी फॉर ब्लड एंड सी फॉर सेल, तो व्हाइट ब्लड सेल। और इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ल्यूकोसाइट, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, बायो में ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट और साइट्स का मतलब होता है सेल। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल किसको बोलते हैं? डब्ल्यूबीसीज को बोलते हैं, और ल्यूकोसाइट्स भी इनको बोलते हैं। फिर लास्ट आता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, और थ्रोम्बोसाइट्स हम क्यों बोलते हैं बेटा? थ्रोम्बो मतलब होता है फाइबर और साइट्स मतलब सेल, ऐसे सेल जिनमें फाइबर्स पाए जाते हैं। तो प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। अब इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ल्यूकोसाइट किसका नाम है, एरिथ्रोसाइट किसका नाम है, थ्रोम्बोसाइट किसका नाम है? तो ल्यूकोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल और थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स। तो ये आपके सेलुलर कंपोनेंट्स हो गए। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी आपको बस सेलुलर कंपोनेंट्स तक पढ़ना है। इसके बाद जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी को डिटेल में हमको पढ़ना है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।